चलो, तो पीसी कैसे निकालते हैं वो तो हमने देख लिया कि परचेज कंसिडरेशन के लिए जो मेथड होती है कैसे निकालना है, किसको लेना है किसको नहीं लेना, वो सब अपने 4 इलस्ट्रेशन किए उसमें समझ में आ गया। अब आगे बात करें अपन इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, किसी बुक्स में कि सेलिंग कंपनी अपनी बुक्स में किस तरह से एंट्री पास करेगी, क्या करेगी, वो देखना है। सेलिंग कंपनी जो रहेगी वो बेचारी अपनी बुक्स में किस तरह से क्या एंट्री पास करेगी वो अपने को समझना है। ठीक है, दो कंपनी होती है अमालगमेशन में, एक परचेजिंग, दूसरी, ठीक है, परचेजिंग का बाद में समझते हैं, पहले अपन सिंपल वाला समझ रहे हैं। किसका समझ रहे हैं? सेलिंग कंपनी का, कि जो सेलिंग कंपनी है वो किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेगी वो अपने को समझना है। ठीक है, अब समझो, मान लेते हैं मेरी कंपनी थी बी लिमिटेड, ये मेरी बैलेंस शीट है। रियल में बैलेंस शीट वर्टिकल होती है बट हम समझने के लिए सिर्फ टी फॉर्मेट बना रहे हैं। इसमें ये इक्विटी शेयर कैपिटल था 1 लाख का, क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर्स थे 20,000 के, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 10,000 का, तो टोटल यहाँ पे होता है 1,30,000। यहाँ पे इसकी प्लांट एंड मशीनरी थी 1,20,000 और यहाँ पे इसके डेटर्स थे 10,000। इस तरह से एक छोटी सी कंपनी मैंने बनाई है, इसका नाम है बी लिमिटेड। क्या नाम है इसका? ठीक है, पहले एकदम सिंपल, फिर धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। ये बैलेंस शीट क्या टफ है कि सिंपल है? सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। अभी क्या बोलता है? ए लिमिटेड एक्वायर्ड बी लिमिटेड फॉर ₹1,20,000। एक कंपनी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर्ड कर लिया, कितने में एक्वायर्ड किया? 1,20,000 में। क्या ये तुमको समझ में आया? एन अमाउंट पेड इन कैश, और उसने अमाउंट कैश में पेड किया। पहले इतना बताओ, क्या इतना तुमको समझ में आया? अब इसका आपको प्रिपेयर क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की बुक्स में आप किस तरह से लेजर क्लोज करोगे, कैसे खत्म करोगे इस बैलेंस शीट को, वो पूछा है। पहले तो ये समझिए कि ये कंपनी बंद हो रही है। क्या हो रही है? कौन सी कंपनी बंद हो रही है? बी। तो इसकी बैलेंस शीट, अब क्योंकि कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी बंद होने के बाद इसकी बैलेंस शीट होनी, तो इसके जो जो लेजर है वो सब क्लोज करने हैं। अगर मैं इसके लेजर पूछूं कौन कौन से लेजर थे, तो आप देखो, क्या इसकी बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली उसका डेबिट बैलेंस होगा, असेट है तो टू बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। डेटर्स भी इसका होगा, ये भी असेट है तो टू बैलेंस होगा 10,000 का। अच्छा, इसके अलावा लायबिलिटी भी है, तो ये भी अकाउंट के पास ओपन हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बट इसका बाय बैलेंस होगा। टू और बाय बैलेंस आते हैं ना, ये सिखाओ। क्रेडिटर्स नहीं, अगर हाँ बोल तो फिर मैं ए फॉर एप्पल भी सिखाएगा। तो शुरू करेंगे तो शुरू से करेंगे ना ये। ये रहा बैलेंस 20,000, और लास्ट में एक और अकाउंट दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब मेरे कुछ भी करने से पहले ऑलरेडी ये लेजर उसके बने हुए होंगे, तभी तो बैलेंस शीट बनी है। मैंने थोड़ी बनाई है, ऑलरेडी है ना उसकी कंपनी, तो उसकी बनी हुई होगी एग्जिस्टिंग कंपनी, तो उसके पास सब ये चीज़ें होगी।
तो मेरे खरीदने से पहले उस कंपनी में ये सब चीजें थी। क्या ये समझ में आया? अब क्या करना है, ये कंपनी बंद हो रही है, खत्म हो रही है, तो इसको ये सारे लेजर क्लोज करने हैं। क्या करने हैं? अब थोड़ा सोच के बताओ, अगर मुझे प्लांट एंड मशीन का टू बैलेंस क्लोज करना है तो किस तरफ लिखेगा? टू में लिख दूं कि बाय में लिखना है? क्या बात, इतने तो होशियार हो तुम लोग। चलो, तो मैं किधर, किस तरफ लिखेगा? बाय में। ठीक है, इसी तरह डेटर्स का टू है, सो इसको क्लोज करें तो बाय, बट आउटस्टैंडिंग का टू है तो बाय है तो टू, और टू है तो इसका बाय है तो, और इसका भी बाय है तो टू टू। ठीक है, अभी कैसे क्लोज करना है वो समझते हैं। तो ये चैप्टर क्या बोलता है कि जब आप सारे अकाउंट बंद कर रहे हो, मतलब क्लोज कर रहे हो, इस केस में जो भी आपका लेजर है उनके बैलेंस को ट्रांसफर करना है फिलहाल एक टेम्परेरी अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करना है? क्योंकि अभी वो फिक्स हुआ नहीं कितना, क्योंकि ये प्रोसेस एक दिन तो चलेगा नहीं, लंबा छोटा चलेगा। तो आप डायरेक्ट आंसर मत लेके आओ, पहले अभी टेम्परेरी अकाउंट में आप डाल दो। उसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम होगा उसका? तो हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें सब चीजें डालेंगे और उसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। चलो, अब देखो, ऑब्वियसली ये टू था तो ये मैं लिख दूंगा बाय रियलाइजेशन। मुझे आपके हिसाब से मुझे कौन सा वैल्यू ट्रांसफर करना चाहिए, ये वाला कि कोई भी बदला सा कर दूं? ये वाला ही करना चाहिए ना, तभी तो क्लोज होगा। तो ये मैंने 1,20,000 क्लोज कर लिया। इधर भी सेम ले लो, बाय रियलाइजेशन 10,000, इधर टू रियलाइजेशन 10,000, इधर टू रियलाइजेशन 20,000। बट इसको मैं नहीं कर रहा हूं फिलहाल, इक्विटी शेयर को इसमें ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो मालिक है। कौन है ये तो? और इनका तो अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इनको थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी, तो इनका अलग से अकाउंट बनाएंगे, तो इनको अलग से ट्रीट करेंगे। बाकी जो असेट लायबिलिटी उनको इज्जत देंगे, तो मालिक लोगों को यानी इक्विटी और प्रेफरेंस को अलग से इज्जत देनी है। ठीक है, तो इनका फिलहाल मैं इसमें ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं, तो आपके हिसाब से इसमें क्या क्या चीज आनी चाहिए बताओ? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में टू में, टू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, कौन सा वैल्यू लू? मर्जी से लू कि जो बुक वैल्यू था वो लू? ये बैलेंस शीट वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, बुक में जो दिख रहा है 1,20,000। फिर टू डेटर्स 10,000, बाय लाइबिलिटीज में तुम्हारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, बाय क्रेडिटर्स कितना? 20,000। अभी मैंने क्या बोला, इसको तो ट्रांसफर किया नहीं तो इसको छोड़ दो बेचारे को। क्या ये तुमको समझ में आया? अब आप थोड़ा लॉजिकली लगाइए कि मुझे इसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो निकालना है। तो पहले तो बताइए मुझे क्या मिल रहा है, मतलब सेलिंग का मतलब मुझे क्या मिल रहा है? 1,20,000 का सेट और 10 का ये, 1,30,000 के बदले 30 की लायबिलिटी, कितना बच गया? 1,00,000। अब 1,00,000 के बदले सामने वाला कितना पेमेंट कर रहा है अपने को? 1,20,000। अब मुझे ये बताइए, क्या ये पैसा आया है कि आना बाकी है? अभी तो आना बाकी है, तो पहले अपन इसको ड्यू कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब ड्यू कैसे होगा वो समझो। ड्यू मतलब पैसा आना है। अब पहले मुझे समझाइए कि जब मैंने असेट थी और जो मैंने लायबिलिटीज थी उन सबको कहां पे डाल दिया? रियलाइजेशन में। तो क्या अब ये असेट लायबिलिटी मेरे पास में रहेगी कि परचेजिंग कंपनी के पास चली जाएगी? ठीक है, तो मतलब मैंने एक बॉक्स में डाल दिया सब असेट और लायबिलिटीज, उस बॉक्स को मैंने बोला रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला उसको? तो जब मैं परचेज कंपनी के पैसे मांगूंगा तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? रियलाइजेशन देना पड़ेगा। तो पैसा आएगा किससे? आएगा परचेजिंग कंपनी से, बट उसको देना भी पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट ये वाला। तो अभी अभी पैसा आया नहीं, अभी तो ड्यू किया, आया आएगा, तो परचेजिंग कंपनी को डेबिट कर लेंगे कि वो पैसा देने वाला है, तो डेटर्स बन जाएगा। तो परचेज यानी ए कंपनी अकाउंट डेबिट, बदले में मैं क्या दे रहा हूं? ये पूरा रियलाइजेशन। तो इसकी एंट्री का पास करेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब ये रियलाइजेशन दे दूंगा पूरा उसको,
और एक कंपनी का नाम ले लूँगा कि उसको पैसा लेना है। तो अब मुझे बताओ इसकी एंट्री रियलाइजेशन में कहाँ पे होगी? बाय में। बाय। बाय ए लिमिटेड। तो आपने 1,30,000 की असेट के सामने 30 की लायबिलिटी निकाल दो, नेट कितना बचता है? 1,00,000। उस 1,00,000 के बदले आप ए से कितना पैसा लेने वाले हो? 1,20,000 जो पीसी का था। तो मुझे बताओ इसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। कितना फायदा हुआ बेटा? 20,000 का। तो ये देखो ये बैलेंसिंग फिगर भी वो 20 ही फायदा आ रहा है। अब मुझे सोच के बताओ ये फायदा किसको मिलना चाहिए एट द एंड में? शेयर होल्डर। अब यहाँ पे कितने शेयर होल्डर है? एक। एक ही है, कौन है? इक्विटी शेयर। तो किसको मिलेगा ये? इक्विटी शेयर को। तो ये बैलेंस को मैं ट्रांसफर कर लेता हूं टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्या ये एंट्री समझ में आई? तो आपने असेट और लायबिलिटीज के बदले ए का नाम लिख दिया। तो पहले आपने असेट को डेबिट किया, लायबिलिटी को क्रेडिट किया, ठीक है। अब रिलेशन में ऐसा हो गया, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू असेट हुआ, तो असेट क्रेडिट हुई है और लायबिलिटी डेबिट हुई है। तो अपनी असेट हट गई, लायबिलिटी हट गई, उसके बदले किसका नाम आया? ए का। और जो असेट लायबिलिटीज के बदले जो ए का नाम आया वो ज्यादा आया है, तो ये फायदा हो कि नुकसान हुआ? फायदा। क्या बोलते हैं इस फायदे को? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। अब थोड़ा आप थोड़ा सा सोचिए, अभी मेरी बैलेंस शीट में क्या क्या बचा होगा आप मुझे वो बताओ। देखो मेरा प्लांट मशीन तो गायब हो गया क्योंकि आपने डेबिट के बदले क्रेडिट कर लिया तो हट गया। डेटर्स भी डेबिट के बदले क्रेडिट हो गया, हट गया। ये भी हट गया और ये भी हट गया। बट एक तो ये बचा है और साथ में एक नया अकाउंट ओपन हुआ है, पता है कौन सा? ए का। तो मैंने बोला ए से पैसा लेना है तो ए को डेबिट किया, तो ए अकाउंट डेबिट हो गया। कितना पैसा आएगा ए से? 1,20,000। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अब मेरे पास में क्या बचा है? एक तो एक अकाउंट बचा है, बराबर ना? चलो अब एक ही बात करते हैं। मैंने बोला ओ ए भाई साहब, अच्छा मुझे एक अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पे देखो ए लिमिटेड। आपने बोला असेट लायबिलिटीज के बदले यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? 1,20,000। ये लेजर पोस्टिंग आपने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। देखो सब तुम ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो तुम बोलोगे वो करता करता जाऊंगा। तो आपने क्या बोला? सबसे पहले असेट और लायबिलिटी के बदले ए से पैसा लेना है, तो आपने बोला किस तरफ लिखना है? टू में कि बाय में? बाय में। अब मुझे बताओ अगर बाय में वहां पे लिखा है तो ए का लेजर पोस्टिंग आएगा कि नहीं आएगा? तो ए का लेजर पोस्टिंग कहाँ पे आएगा? टू में 1,20,000। अब मैंने बोला सुनो ए, तूने असेट लिया लायबिलिटी, मतलब तूने रियलाइजेशन के बदले मैं तेरे कितना पैसा मांग रहा हूँ? 1,20,000 दे, पैसा दे। कैसे वो पैसा दे रहा अपने को? किस फॉर्म में दे रहा था पैसा? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ के बताओ किस में? कैश में। तो क्या वो मुझे कैश देगा कि नहीं देगा? देगा। तो मेरे पास में कैश आएगा। तो एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से बताओ? कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए, तो यहां पे लिख देता हूं बाय कैश 1,20,000। अब मुझे बताओ मेरी असेट और लायबिलिटी सबके बदले मेरे पास में क्या पड़ा है? कैश पड़ा है। क्या पड़ा है मेरे पास में? कितना कैश पड़ा है? 1,20,000 का। ठीक है। अब मैं इक्विटी शेयर की बात करता हूं। अब यहाँ पे मैं अकाउंट बना रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्या बना रहा हूँ? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल तो पता नहीं है, होल्डर किसी इंसान को देना पड़ेगा। तो अब ये बताओ ये जो कैपिटल था इसको मैं किस अकाउंट में ट्रांसफर करूँ आपके हिसाब से? इक्विटी शेयर होल्डर में। तो ये पैसा किसी को तो देना पड़ेगा, वो तो सर्टिफिकेट है कैपिटल, तो कोई तो लेने आएगा। तो उस लेने आने वाले बंदे का नाम क्या बोलूंगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं इसका नाम हटा के किसका नाम लेके आता हूँ? इक्विटी शेयर होल्डर का। ये 1,00,000। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल भी मेरे इधर बुक में से हट गया, देखो ये भी हट गया। अब इसके बदले कौन आया है? इक्विटी शेयर होल्डर 1,00,000 का ये। और इधर भी आपका 20,000 का प्रॉफिट भी हुआ था ना, ये देखो 20 का प्रॉफिट होता है, उसके बदले भी क्या लिखा था? इक्विटी शेयर होल्डर। तो 1,00,000 वो और 20 ये, बताओ कितना पैसा हो गया? 1,20,000। और इधर तुम्हारे इन सब के बदले अपने को कैश मिला था, पता है ना कितना कैश मिला था? 1,20,000। अभी कंपनी बंद कर रही है तो ये पैसा मैं किसको दे दूंगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। ले भाई घर पे जा तू। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने ये कैपिटल को क्लोज करके इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दिया। तो जब मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बनाऊंगा तो इसमें लेजर पोस्ट यानी बाय इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 1,00,000। पर क्या इक्विटी शेयर होल्डर सिर्फ 1,00,000 कैपिटल का ही मांग रहा है कि कुछ और भी मांग रहे हैं? कुछ और भी।
ध्यान से देख के बताओ किस चीज का पैसा मांग रहा है, ये रियलाइजेशन के गेन का। तो इसकी भी तो लेजर पोस्टिंग आएगी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग में कहाँ पे लिखूंगा बताओ, टू की बाय में, तो यहाँ पे बाय में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ये 20,000। अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर होल्डर मेरे पास कितना पैसा मांग रहे हैं, 1,20,000। मैं पेमेंट कर लूँ उनको, मेरे पास में क्या पड़ा है, कैश, दे दूँ इनको। तो क्या एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने की, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये लेजर पोस्टिंग 1,20,000। जरा देखो सारे अकाउंट क्लोज हुए कि नहीं हुए। देखो बैलेंस शीट में कब आएगा, जब उसका बैलेंस बचेगा। क्या बचेगा, अब जरा चेक करके बताइए किसी भी अकाउंट का बैलेंस बच रहा है क्या, चेक करो जरा। क्या प्लान मशीन का बैलेंस बचा, नहीं, तो गायब हो गया। क्रेडिट्स का बैलेंस बचा, नहीं, गायब हो गया। आउटस्टैंडिंग का, नहीं, गायब हो गया। क्रेडिट का, नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल का भी नहीं बचा। रियलाइजेशन का भी आपने बैलेंस था, आपने इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर लिया, ए का भी बैलेंस नहीं बचा, आपने सब पैसा आया ले लिया। इक्विटी शेयर होल्डर का भी बैलेंस नहीं बचा, तो क्या अभी बैलेंस शीट में कुछ भी आएगा, नहीं। तो बैलेंस शीट में आने के लिए क्या चाहिए होता है, बैलेंस, बैलेंस ही नहीं है। अब बताओ क्या इसकी बैलेंस शीट हुई, गायब हो जाएगी, गायब, कुछ नहीं बचेगा, ना डेबिट में, ना असेट में, ना लायबिलिटी, कुछ नहीं, गायब। यस, कोई बोल रहा था, बोलो। इसका वो तो अपने डील की ना बेटा। अब देख तू किसी कंपनी को खरीदने जाएगा, तो जरूरी है कि तू जो उसका बैलेंस शीट का वैल्यू उतने में लेगा, वो तो तुम जो डील करोगे उसमें होगा ना। तो ये जब अपनी कंपनी को खरीदने आया तो हमने बोला 1,00,000 भी चाहिए, उसने बोला ठीक है। अब ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा वो बाद में दे समझेंगे अपन, तो उसने एक्स्ट्रा क्यों पे किया होगा, क्या होगा, वो सब बात की बात है। यस बोलो, और डाउट किसी को, समझ में आया तुमको। चलो, तो पहले क्वेश्चन कॉपी करो, फिर आंसर कॉपी करो, पर समझते समझते करना, ठीक है। हाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि आगे चीज़ें बढ़ेगी, अभी तो हमने शुरुआत की है। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दो, इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। ठीक है, मैं एंट्री वेंट्री से बाद में लिखाऊंगा, पहले आपसे कॉपी करो।
चलो आगे बढ़े। अब देखो, यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सिंपल कर लिया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर वो कैश न बोल के ऐसा बोलता कि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर को हम अपने शेयर्स देंगे, यानी इस केस में अगर ये क्वेश्चन बोलता, चलो अगर मान लो इसमें शेयर्स देता तो क्या होता। तो देखो, ये तो सेम रहता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सेम होता, ये भी सेम होता, ये भी सेम होता, ये भी सेम ही होता। बट अब जब यहाँ पे अमाउंट भी सेम ही आता, ठीक है। बट यहाँ पे जो एंट्री आती है, यहाँ पे कैश ना आके ऐसा लिखते, इक्विटी शेयर्स इन कौन सी कंपनी, ए लिमिटेड। तो अपने को ए लिमिटेड में शेयर्स मिलते हैं, और जो आया वही तो देंगे। तो जब देने की बात आएगी तो यहाँ पे कैश नहीं देंगे, क्या देंगे, शेयर्स। यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड, खत्म। बोलो ये समझ में आया तुमको। अब यहाँ पे एक शर्त था, मैंने बोला दो ओनर हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। अब कैसे करेंगे। ठीक है, दोनों है। अच्छा मैं अब थोड़ा सा रिजर्व भी यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, चलो कितना हो गया फिर देखो, 240। 150, अच्छा ये 10,000 लिखा है, 1 लाख है। तो ठीक है।
चलो, ए लिमिटेड विल पे 10% प्रीमियम टू प्रेफरेंशियल होल्डर ऑफ बी लिमिटेड बाय इश्यू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर एट ₹100 ईच, बराबर। तो तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम अपने प्रेफरेंस शेयर देंगे बट प्रीमियम पे देंगे, तो तुमको प्रीमियम पे पेमेंट होगा। दूसरा 12,000 इक्विटी शेयर देंगे, ₹10 वाले। सबसे पहले तो निकालना है पीसी, क्या निकालना है अपने को? परचेज कंसिडरेशन। दो लोग हैं, एक तो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बराबर ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देखो क्या है, तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग है उसको 10% का प्रीमियम पे करना है। एग्जिस्टिंग जो तुम्हारे थे वो थे 1 लाख के, प्लस कितना परसेंट प्रीमियम बोला? 10%। 10,000। तो बताओ कितना पेमेंट करना है? 1,10,000। तो टोटल पेमेंट तो 1,10,000 होगा। बट ये जो शेयर इशू कर रहा है वो ₹100 वाला है। तो जब ये शेयर इशू करे तो कितने शेयर इशू करेगा बताओ? 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹100 ईच, तो एक्चुअल में 1,100 शेयर इशू करेगा। कितने करेगा? 1,100 शेयर। तो परचेजिंग कंपनी 1,100 शेयर इशू करेगी ₹100 वाला, तो उसको 1,10,000 का पेमेंट हो जाएगा, तो 10% प्रीमियम हो गया। अभी बात करें इक्विटी शेयर की। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बताओ कितना पेमेंट हो गया? 1,20,000 ना। तो टोटल पीसी कितना हो गया बताओ? 2,30,000। ये होगा टोटल पीसी। तब कितना सामने वाले कंपनी तुम्हारे ओनर को पेमेंट कर रहा है? तो प्रेफरेंस को 1,10,000, इक्विटी को 1,20,000, कितना पेमेंट हो गया? 2,30,000। ये आ गया पीसी। इसको इसमें डाउट है? पक्का। अभी अपने को इसे क्लोज करने लेजर, तो अब मैं एक एक नहीं बनाऊंगा, मैं प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर, ये सब नहीं बनाऊंगा, मैं मेन मेन बनाऊंगा। सबसे पहले मेन में आता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आता है? तो उसमें क्या बाकी सब आ जाते हैं। इसमें असेट ट्रांसफर करते हैं बुक वैल्यू पे, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, बराबर ना। कितना था बुक वैल्यू? 1,40,000, तो 1,40,000 पे ट्रांसफर हो गया। टू डेटर्स 1,00,000। यहाँ पे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या था अपने पास में? क्रेडिटर्स 25,000। अब मैं यहाँ पे ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि ये ओनर के हैं और इनको इज्जत देंगे तो उनका अलग से अकाउंट बनेगा, तो इसमें ट्रांसफर करना। ठीक है। तो अब मुझे बताओ 2,40,000 में से 25 माइनस हो गया, तो 2,15,000 बचता है। 2,15,000 के बदले सामने वाला कितना पैसा देगा अपने को? 2,30,000। तो ये देखो बाय ए लिमिटेड, ये ड्यू कर लेते हैं पीसी, 2,30,000। तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पर इस फायदे में दो लोग खाने वाले हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, दोनों ओनर है। प्रेफरेंस का पहले कर लेते हैं कि उसका तो फिक्स होता है। तो मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर थे 1,00,000 के, हम पेमेंट कर रहे हैं 1,10,000 का, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 10,000 रुपए। ठीक है। तो ये फायदा डाल दो प्रेफरेंस शेयर के नाम पे, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर था वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसे बोलते हैं प्रीमियम पे करना। क्या पे करना? कि हमने उसको प्रीमियम पे किया। कितना प्रीमियम पे किया है? 10,000। अब बचा हुआ किसका होगा बताओ? इक्विटी शेयर का। तो बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंसिंग फिगर कितना आया इक्विटी शेयर का बताओ? 5,000। चलो ये 5,000। क्या ये तुमको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? चलो, अब मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ। ए से क्या मिला, क्या दिया? आपने पहले ही बोला सर रियलाइजेशन के बदले उससे कितना पैसा आना बाकी है, वही पीसी वाला अमाउंट। कितना आना बाकी था? 2,30,000। अब जो बदले में दे रहा है वो इधर लिख दो। बदले में क्या दे रहा है? कैश दे रहा है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर दे रहा है। तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स इन ए लिमिटेड 1,10,000 के, और बाय इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड
1,20,000 के, ये मैंने लिख दिया। तो अब मेरे पास में क्या आ गया, प्रेफरेंस शेयर आ गए, और क्या आ गए, इक्विटी शेयर्स। अब मैं पहले प्रेफरेंस शेयर का हिसाब कर लेता हूँ। तो देखो प्रेफरेंस शेयर, बताओ मेरी बुक्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा होगा, कैपिटल। उसको ट्रांसफर करूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, कैपिटल क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करना तो डेबिट करना पड़ेगा, तो इसको डेबिट कर लिया। तो देखो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1,00,000 कितना, बट क्या हम 1,00,000 पे करके 1,10,000 पे कर रहे हैं, 1,10,000। तो ये देखो ऊपर ये क्या है, एंट्री ये है कि नहीं है, तो क्या इसकी लेजर पोस्टिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। तो बाय रियलाइजेशन मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट भी उसको दिया। तो अब 1,10,000 का पेमेंट कर रहा है, कर लो 1,10,000 का पेमेंट। क्या दूंगा इसको, इक्विटी शेयर दूँ कि प्रेफरेंस शेयर दो, तो लिख दो सेम का सेम, जो आए थे वो अब दे दो इनको। ये लिमिटेड, चलो ये हो गया टैली। तो देयर इज नो बैलेंस, आगे बढ़ते हैं। 1,10,000 सॉरी। अब आएगा इक्विटी शेयर का। सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर करूंगा, बराबर है। तो मेरी बैलेंस शीट में देखो, ये कैपिटल में ट्रांसफर कर लूंगा सबसे पहले। कितना, प्रेफरेंस से तो ऑलरेडी हो चुका है तो उसको करना नहीं है, बट ये रिजर्व बच गए। किसके होते हैं रिजर्व, इनके ही होते हैं, ओनर के ही होते हैं, तो इनको भी ट्रांसफर कर लो। जनरल रिजर्व क्रेडिट है, डेबिट करना पड़ेगा, पीएनएल भी क्रेडिट है, डेबिट करना पड़ेगा, तो इधर डेबिट कर लेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व बाय पीएनएल, ठीक है। तो अगर तुम जनरल रिजर्व अकाउंट बनाते हो तो उसमें होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू इक्विटी शेयर होल्डर, पीएनएल में भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू इक्विटी शेयर होल्डर, वही किया है। तो 5 और 10, चलो। पर क्या ये इतना ही पैसा मांग रहे हैं कि वो प्रॉफिट का पैसा भी मांग रहे हैं, ये वाला भी मांग रहे हैं ना 5,000, तो ये 5 भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 5, अब बताओ टोटल मिला के कितना पैसा अपने पास में ये लोग मांग रहे हैं, निकालो टोटल। 1,00,000, 5, 10, 5 कितना हो गया, 1,20,000। क्या इनको देने के लिए हमारे पास में कुछ है, हाँ। वो जो इक्विटी शेयर खाए थे कितने हैं वो देख लो, 1,20,000 ही है ना, अरे हाँ कि ना, वो दे दो उनको, थमा दो। ये लो भैया तुम्हारा 1,20,000। तो टू इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड, ये भी टैली हो गए सारे, टैली खत्म। क्या किया, समझ में आया तुमको। सबसे पहले हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, तो अगर मैं अलग से बनाऊँ प्लांट एंड मशीनरी तो उसमें होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसको ट्रांसफर कर लिया कहाँ पे, रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, तो उसकी लेजर पोस्टिंग आ गई। इसी तरह डेटर को भी ट्रांसफर किया, इसी तरह क्रेडिटर को भी ट्रांसफर किया। अब इनके बदले अपने को किसका नाम लिखना है, ए का, तो हमने एंट्री पास की, ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये देखो ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी, ठीक है। और इसका इफेक्ट ये आ गया। अब जो प्रॉफिट बचा वो दो लोगों के हिस्से में आएगा, प्रेफरेंस और इक्विटी। लास्ट टाइम तो नहीं आया था सर, लास्ट टाइम प्रेफरेंस था ही नहीं, इस बार प्रेफरेंस है तो उसके हिस्से में भी आएगा। तो प्रेफरेंस का तो फिक्स है, कैसे, उनका कैपिटल था 1,00,000 का, और पेमेंट कितना कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, 1,10,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो ये 10,000 का आ गया इधर, इसे बोल दिया प्रीमियम। तो बचा हुआ किसको मिलेगा, इक्विटी को, तो बचा हुआ सारा इक्विटी को मिलेगा, कितना मिल गया, 5,000। ये अकाउंट क्लोज हो गया, सो देयर इज नो बैलेंस। ए का देखा, 1,10,000 का था, 1,10,000 सॉरी कितना था, हाँ 2,30,000 का, 2,30,000 में क्या आया अपने पास में, प्रेफरेंस शेयर आया 1,10,000 का, और 1,20,000 का इक्विटी शेयर आया, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, ए का भी। अब अपने हाथ में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी से पड़े हैं, हमने प्रेफरेंस शेयर को बुलाया, ये ले तेरा कैपिटल का 1,00,000, बोला मेरा प्रॉफिट भी दे 10,000, 10 ये भी दे दिया, कितना होता है 1,00,000, दे दिया प्रेफरेंस शेयर, ले तू जा, इसको भी निकाल दिया। अब बुलाया इक्विटी शेयर को, उसने बोला मेरा कैपिटल का पैसा, मैंने बोला कितना, बोला 1,00,000, मैं बोला ओके, बोला नहीं जनरल रिजर्व भी मेरा ही था और प्रॉफिट लॉस भी था, तो कितना हो गया, 1,00,000 में 5 और 10 ऐड कर लिया, कितना हो गया 1,15,000। मैं बोला 1,15,000 डन, बोला ना अभी गेन भी आए ना 5 वो भी दे,
तो कितना हो गया टोटल इसका, 1,20,000, और इसको भी ट्रांसफर दे दिया, शेयर्स दे दिया, खत्म। अब देख लो इन सब अकाउंट से एक भी क्लोजिंग बैलेंस किसी का बचता ही नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस बच गया तो बुक्स क्लोज कैसे होगी, बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो हमको सारे अकाउंट क्लोज ही करने हैं, तो किसी का बैलेंस बचना, सिंपल सा रूल है। बोलो समझा? चलो कॉपी कर लो।
चलिए, कॉपी हो गया सबका। तो अभी अपन क्या करते हैं, उसके अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या जरूरी है सामने वाला सब असेट लेगा? जरूरी नहीं है। जैसे मान लो इस केस में अगर सामने वाला बोलता कि मेरे को ये डेटर्स नहीं चाहिए, ये तू ही रख, समझ में आया? मैं कहाँ पीछे भागेगा, तो बाकी सब मैं ले लेगा, बट मेरे को डेटर्स नहीं चाहिए। अब इस केस में क्या होता कि हाँ, यहाँ पे डेटर्स का हम जब हम लेजर बनाते हैं, ध्यान से सुनना, जब मैं यहाँ पे डेटर्स को बनाता तो मेरा ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होता 1 लाख। बट क्या ये सामने वाला ले रहा है कि नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है, तो वो तो लेगा नहीं। तो इसका मतलब अपने डेटा से हमको ही बात करनी पड़ेगी, और क्योंकि हमारी कंपनी बंद होने वाली है, क्या होने वाली है, बराबर है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई पैसा दे दे। समझ में आया कि नहीं? तो अपने को पैसा दे देंगे, तो हम इसको पहले ही सेटल कर देंगे। 2 वे से कर सकते हैं इसको। कितने वे से कर सकते हैं? या तो आप इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो या मत करो। मैं दोनों बता रहा हूँ। अगर मान लो मैंने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया, तो पता है यहाँ पे क्या आएगा? बाय कैश। क्या आएगा? बाय 1 लाख। क्या ये तुमको समझ में आया? तो मैं 1 लाख का पेमेंट ले लेगा। अच्छा उन्होंने 1 लाख ना देकर 90,000 दिया, तो बोलता बस बाकी तो नहीं देंगे हम, तो ये 10 का लॉस हो गया। और ये आता रियलाइजेशन में, कहाँ पे आता है ये? 10,000। आया तुमको समझ में? तो अगर मैं मान लेता हूँ अभी के लिए 1 लाख पूरा दे रहे हैं, तो ये 1 लाख पूरा दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। बाय कैश आया, 1 लाख आया, खत्म। अब मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज हो चुका है लेजर, तो क्या मैं रियलाइजेशन में वापस यहाँ पे 2 डेटेस लिखता? नहीं, तो ये वाला यहाँ से हट जाता, और उसके हिसाब से ये जो ये है मेरा 1,05,000। क्या है तुमको समझ में आया? फिर जब मैं इक्विटी शेयर को पेमेंट करता, सी 1,05,000, तो 1,20,000 तो मेरे पास थे ही थे, प्लस ये 1 लाख डेटेस का आया कि नहीं आया, तो ये भी मैं इसको कैश में, तो ये कैश भी दे देता 1 लाख। देखो टैली हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वो, अगर वो नहीं लेगा तो अपन कुछ तो करेंगे, तो पैसा आ गया, तो पैसा लास्ट में किसको मिलेगा? कंपनी बन रही है, इक्विटी शेयर को। वो इफेक्ट वही हुआ। क्या ये तुमको समझ में आया? तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या किया, वापस देखो, डेटर्स को मैंने रिलेशन में ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि वो कंपनी सेल करने से पहले ही मैं उसने मना बोल दिया। तो हमने क्या किया, उसको पहले से डेटर से पैसा ले लिया, तो हमने 1 लाख रुपए डेटर से ले लिए। अब डेटर्स ऑब्वियसली क्लोज हो चुका, तो यहाँ पे रिलेशन में आएगा। तो देखो मेरा बाकी सब चीज़ें सेम है, क्रेडिटर ये सब सेम आएगा। तो यहाँ पे देखो ये 1,05,000 हो गया, प्रॉफिट बढ़ के हो गया, क्योंकि सामने वाले ने डेटर्स तो लिया नहीं, बट अपने को ज़्यादा पैसा दिया है। मान लेते अज्यूम करते हैं पैसा सेम दिया है, तो अपन बोले डेटर्स तो लिया नहीं, ज़्यादा पैसा दिया, तो फायदा हो गया नहीं हुआ? हो गया। तो 1,05,000 का फायदा हो गया। ये सब सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। और इधर देखो 1,05,000 का फायदा आ गया, तो 1,20,000 तो शेयर्स का दे दिया, इक्विटी से दे दिए, और जो 1 लाख डेटर्स का आया हुआ कैश पड़ा है वो भी इसको दे दिया, इक्विटी शेयर्स को। समझ गए साहब? ये पहला वे इसको करने का। समझ में आया तुमको? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब दूसरा वे देखो। दूसरा, अगर इस झंझट में नहीं पड़ना है तो एक काम करो, इसको ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? हमने 1 लाख रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर लिया, जैसे पहले किया था ये वाला। अब मुझे बताओ कि अगर डेटर्स पैसा दे रहा है, क्योंकि सामने वाला तो ले नहीं रहा है, तो पैसा देगा, तो ये सामने सामने जितना पैसा मिला वो सामने लिख दो, बाय कैश, इधर ही, अलग से नहीं लगी, इधर लिख दो 1 लाख। तो भी 1,05,000 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बात तो वही है। अब नहीं, 1,05,000 नहीं, अब ये देखो ये 5 हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? नहीं, 1,05,000 ही होगा ना, 1,05,000 ही होगा, सॉरी, हाँ 1,05,000 आ गया। अब देखो, अब वापस इक्विटी शेयर में 1,05,000 आ गया, और वो जो 1 लाख डेटर्स का आया वो इधर पेमेंट कर लिया। बात वही है। तो चाहो तो अलग से अकाउंट बनाओ, चाहे तो मत बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है तुम कर सकते हो, चाहे तो सेपरेट बना दो, चाहे तो मत बनाओ। डिफरेंस समझ में आया? मैं क्या किया कि अगर अपन ने डिटेल्स का अलग से पेमेंट अकाउंट नहीं बनाया, तो इसको भी कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? रियलाइजेशन में। तो अब मैं रियलाइजेशन का ऐसा बनाता हूँ, सुनना ध्यान से। इसको 2 वे से कर सकते हैं। कितने वे से कर सकते हैं? पहला वाला, अगर मैं सारा असेट सारा लाइबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो मैंने टू ऑल असेट बाय ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लिया पहले। फिर जो असेट लाइबिलिटीज के बदले मुझे
परचेजिंग कंपनी ने पैसा दिया वो तो बाय परचेजिंग कंपनी आ गया, और जो नहीं दिया उसका पेमेंट मुझे मिलेगा डायरेक्ट, तो मैं बाय कैश लिखेगा, और मैंने पेमेंट किया तो टू कैश लिखूंगा, सब खत्म। क्या ये तुमको समझ में आया? और अगर आपने सारी असेट सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं की, आपने वही असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर की जो सामने वाले ने ली है, तो इधर असेट में जो असेट उसने ली है वो आएगी, लाइबिलिटी में जो उसने लाइबिलिटी ली है वो आएगी, और जो असेट लाइबिलिटी नहीं ली उसकी सेपरेट लीजर बनाएंगे और वहां से ट्रांसफर करेंगे। बट एट द एंड में आंसर तुम्हारा क्या आएगा? सेम। कोई फर्क पड़ने वाला? बोलो समझा? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। चलो हम अपनी बुक्स में जो मॉड्यूल में जो दे रखा है ना, उसमें मोस्टली केस ने इसने क्या किया है कि इन्होंने जो असेट और लायबिलिटी सामने वाले ने नहीं ली है उसका पहले सेपरेट अकाउंट बनाया, मतलब इन्होंने ये वाला मेथड फॉलो किया है। हाँ, इधर ही, मतलब वो सारी असेट सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ऐसी असेट ऐसी लायबिलिटी को ही ट्रांसफर कर रहे हैं जो सामने वाले ने ली है, ताकि उसके सामने वो मैच हो जाएगा। आया समझ में? चलो, तो अपन ने जो जो पढ़ा अब उसका मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है? तो एक फिक्स फॉर्मेट देख लो। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले टू में आपको असेट ट्रांसफर करनी है। क्या ट्रांसफर करनी है? असेट्स। बट कौन सी? जो ली है उसने, टेकन ओवर। अच्छा, यहाँ पे प्राइस भी कौन सा होता है? बुक वैल्यू। कौन सा प्राइस ट्रांसफर करना है? बैलेंस शीट वैल्यू, ध्यान रखना। इसी तरह से यहाँ पे लायबिलिटीज ट्रांसफर करना है, वही जो ली है, टेकन ओवर। और वैल्यू कौन सा आएगा? बुक वैल्यू, बुक का वैल्यू, ठीक है? तो जो असेट जो लायबिलिटीज ट्रांसफर कर ली पहले वो कर लो यहाँ पे। अभी टू, अगर मान लो कंपनी बंद हो रही है, कुछ लोगों को चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, खिलाया पिलाया, तो अब उसके लिए क्या आप नया अकाउंट ओपन करेंगे? नहीं, क्योंकि जो है वो भी सब क्लोज कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई नया अकाउंट ओपन करना। तो जो अकाउंट है उसको क्लोज कौन से अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं? रियलाइजेशन में। तो अगर चाय पानी पिए तो टी एंड रिफ्रेशमेंट मत लिखना, उसके बदले लिखना रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखना? तो अपन लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहाँ पे देखो टू कैश और बैंक, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा। अब जो परचेसिंग कंपनी से पैसा आने वाला है वो यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेसिंग कंपनी, ठीक है? ये पीसी का अमाउंट होगा। अब जो बैलेंस आएगा वो या तो प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा पहले, फिर इक्विटी को। तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनका तो फिक्स अमाउंट होगा, तो ये हो गया प्रीमियम। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, कम भी हो सकता है, तो वो हो गया डिस्काउंट, तो इस तरफ आ जाएगा। अब बचा हुआ जो भी है वो इक्विटी शेयर होल्डर का, तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है? दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। इधर भी आ सकता है, लॉस भी हो सकता है, बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है? ये भी बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, इस तरफ वाले को, इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं? लॉस। खत्म, ये हो गया पहला अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट। अब अगर मान लो तुमने सारी असेट ट्रांसफर की होती, सपोज जैसे मैंने बोला कुछ असेट ले रहा है कुछ नहीं ले रहा है, तो आपने सारी असेट ट्रांसफर की होती टू ऑल असेट बाय ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, तो आपने कोई सेपरेट अकाउंट तो बनाया, तो उसका जो भी पैसा मिला है वो इधर ही लिखना। पैसा मिला तो बाय कैश, और पैसा गया तो टू कैश, तो भी चलेगा। तो कोई सेपरेट अकाउंट मत बनाना, इधर ही काम हो जाएगा। क्या बोले, समझ में आया? दो वे बोला, या तो सेपरेट अकाउंट बनाओ, या सेपरेट अकाउंट मत बनाओ, डायरेक्ट कर लो रिलायशन में। तो अगर आप चाहो सेपरेट बना रहे हो तो फिर उसको इधर ट्रांसफर मत करना, और अगर आप सेपरेट नहीं बना रहे हो तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, और जो पैसा मिला उसकी एंट्री भी सामने ही होगी, तो बाय कैश। क्या ये तुमको समझ में आया? एटीएम में घूम फिर के तुम इधर ही आ रहे हो, पैसा है। तुम चाहो तो सेपरेट अकाउंट बना भी सकते हो, चाहे तो मत बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। दो ऑप्शन अपने पास में। समझ में आया? जैसे मैंने अभी डेटर्स वाला बताया था, सपोज करो
जो तुम्हारा डेटस है वो सामने वाला नहीं ले रहा है, तो तुमने बाकी सब पैसे ट्रांसफर कर ली, डेटस को यहाँ पे किया, तो उसका पैसा जो मिला है वो यहाँ पे आएगा कि अलग अकाउंट में आएगा? अलग, क्योंकि आपने इधर ट्रांसफर ही नहीं किया। तो जो डेटस का अकाउंट है उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, वहां पे लिख दो बाय कैश, हिसाब खत्म हो गया उसका। अब अगर तुमने यहाँ पे ट्रांसफर किया टू असेट में, सारी असेट ले ली, प्लांट मशीनरी भी लिया, डेटस भी ले लिया, तो उसका वो सेपरेट अकाउंट तो क्लोज हो गया क्योंकि आपने रिलेशन में ट्रांसफर कर लिया। तो उसका जो पैसा मिला है वो कहां पे लिखोगे? इधर ही, बाय कैश। बोलो समझ में आया ये वाला? चलो, अब दूसरा अकाउंट परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। सबसे पहले वो टू रियलाइजेशन पीसी वाला अमाउंट बराबर ना, जो ऊपर आपने लेजर पोस्टिंग की, कितना पैसा मांग रहे हैं। अब जो भी वे में वो क्वेश्चन बताएगा किस वे में आपको मिल रहा है, कैश मिल रहा है, शेयर्स मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो सामने लिख दो। जैसे मान लो कैश दिया, क्या दिया उसने? तो बाय कैश। चेक दिया तो बाय बैंक। अगर प्रेफरेंस शेयर्स दिए तो बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी। अगर इक्विटी शेयर दिए तो बाय इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी। ऐसा जो भी दिया वो सामने लिख दो। तीसरा अकाउंट बनेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट। उसका तो आपको ही बोला भी, कैपिटल होता है, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर होगा। रिजर्व तो इसके होते नहीं, वो तो सब इक्विटी शेयर के होते हैं, तो वो तो ट्रांसफर होंगे नहीं। बट जो एक्स्ट्रा पेमेंट तुम कर रहे हो, जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, ये वो प्रीमियम। कभी कभी डिस्काउंट भी हो सकता है, तो टू रियलाइजेशन वो डिस्काउंट। अब उसको पेमेंट करना है, तो जो भी वे में क्वेश्चन बोलेगा कि भाई इनको कैश दे दो, चेक से दे दो, या उनको प्रेफरेंस शेयर दे दो, इक्विटी शेयर दे दो, जो भी बोलेगा वो सामने लिख दो। ठीक है, वो क्वेश्चन बताएगा कि उनको क्या देना है, वो लिख दो, खत्म हो गया ये। अब आएगा लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। फिर रिजर्व्स जो भी होंगे सब उनके ही है, तो बाय रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफर कर लो। अब मैंने क्या बोला, अगर प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन पे तो वो भी आएगा, तो बाय रियलाइजेशन ये प्रॉफिट आ गया। अगर प्रॉफिट इधर आए तो लॉस हो तो उधर आएगा, टू रियलाइजेशन, लॉस आ गया। अब बदले में आप जो भी दे रहे हो लिख दो, जैसे कैश, चेक, प्रेफरेंस शेयर्स दिए तो प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी दे सकते हो, क्वेश्चन बोलेगा। प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी, इक्विटी शेयर दिए तो इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर इन दैट कंपनी, खत्म, वही टैली हो जाएगा। तो मेन चार अकाउंट बनेंगे अपने। बोलो समझ में आया? ठीक है, चलो बनाओ, न्यू पेज लो, उस पर बनाओ।
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इक्विटी शेयर वालों को कुछ भी दे सकते हो, प्रेफरेंस शेयर वालों को भी इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन बताएगा। जैसे तू मेरी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, मेरी कंपनी बंद हो रही है, तो मैं तुझे कुछ भी ऑफर कर सकता हूँ। मैं तुझे बोल सकता हूँ न्यू कंपनी में तुझे कैश मिले, मतलब या तो कैश मिलेगा, चेक मिलेगा, या न्यू कंपनी के प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, या न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर मिलेगा, या डिबेंचर मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के, वो आपको क्वेश्चन बताएगा प्रेफरेंस शेयर को क्या मिल रहा है, इक्विटी को क्या मिल रहा है। चलो हुआ, जल्दी करो। ये वाला, हाँ, वो प्रॉफिट है और ये लॉस है। क्या हुआ? लोन, अरे लोन नहीं है, लॉस है। LOSS। बस बस इतना ही है। चलो, कॉपी हुआ? बोलो समझ में आया ये वाला? ठीक है, तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर में कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएंगे, रिलाइजेशन का प्रॉफिट आएगा। ये पैसा मांग रहा है, अगर लॉस हुआ तो हम वो पैसा कम करा देंगे भाई। प्रॉफिट होने पे पैसा मांग रहा है, लॉस होने पे कम कर, तो कम करा दिया। अब बदले में जो पेमेंट कर रहे हो वो लिख दो, लाइक कैश दे दिया, प्रेफरेंस शेयर दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिया, जो भी दे रहे हो। सेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, परचेजिंग कंपनी का और रिलेशन, 4 मेन अकाउंट है। इसके बाद लास्ट में बचता है कैश अकाउंट। कौन सा बचता है? तो वो तो ओपनिंग बैलेंस लिख दो, फिर जहाँ जहाँ पे कैश आया वो सब एंट्री पास कर लो, तो ऑटोमेटिक कैश अकाउंट बन जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो, यहाँ तक कुछ भी डाउट है आपको? कुछ पूछना है, कुछ समझना है वापस तो बताओ। तो ये अपना सारा कॉन्सेप्ट हो गया कि इसका, सेलिंग कंपनी का। अभी अपने को सम करने हैं, क्या करने हैं? कितने बजे लेक्चर है? अभी कितना बजा? नहीं नहीं, 4 बजे तक है ना? तुम लोग भी चलो, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सारा करते हैं, ठीक है।